नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको करंट अफेयर्स में जनवरी के अंक की जो करंट अफेयर्स है उस पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप सभी से लाभान्वित होंगे। जैसे कि आपको पता है, देश में सबसे ज्वलंत मुद्दा था अयोध्या मामला, और उस अयोध्या मामले पर प्रश्न पूछा जाना आवश्यक बनता है। तो अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय रहा, उसमें क्या बिंदु निकल के आते हैं, और जो प्रश्न प्रतियोगिता में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो किस प्रकार बनेंगे, उस पर गौर करते हैं। इससे पहला प्रश्न ये बनता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था ये किस तारीख को आया था। बहुत ही सीधा सा सवाल बनता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था 9 नवंबर सन 2019 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ये आप ध्यान रखिए, ये एक सवाल पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, इसमें जो प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद है, 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से अपने फैसले में विवादित जमीन, जो कि अयोध्या मामला था, बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मामला था, रामलला विराजमान का हक स्वीकार करते हुए समस्त भूमि, जो कि एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि भूमि कितनी थी जिस पर विवाद था। तो आप याद रखेंगे कि वो भूमि 2.77 एकड़ थी। और सुप्रीम कोर्ट का उसमें फैसला आया था कि मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट को ये ज़मीन सौंप दी जाएगी, जिस पर यह ट्रस्ट आगे का फैसला लेगा। और ट्रस्ट बनाने के लिए भी कोर्ट ने 3 माह का समय दिया था कि 3 माह के भीतर ये आपकी समिति बन जानी चाहिए, एक ट्रस्ट का गठन हो जाना चाहिए जो इस पर आगे की कार्रवाई करेगा। अगला बिंदु बनता है इसमें कि रामलला विराजमान को एक न्यायिक व्यक्ति माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक न्यायिक व्यक्ति स्वीकार किया है। और इस केस की सुनवाई कब हुई? इस केस की सुनवाई हुई थी दोस्तों 6 अगस्त सितंबर 2019 तक, लगभग 40 दिनों तक 5 जजों की पीठ ने इस पर सुनवाई की थी। और इससे महत्वपूर्ण इसमें बिंदु आता है कि इस सुनवाई में कौन कौन से जज शामिल रहे। तो प्रथम इनमें रंजन गोगोई जी हैं, जो तत्कालीन सीजेआई हैं। ये से कमेटी के अध्यक्ष थे। ऐसे बॉब्डे, जो वर्तमान में सीजेआई हैं, और डीवाई चंद्रचूड़ जी, अशोक भूषण और अब्दुल नजीर, ये 5 जज की पीठ थी जिन्होंने इस पर सुनवाई की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, पूछे जाने वाला प्रश्न है। ये प्रश्न दे सकता है कि निम्न में से कौन जज अयोध्या मामले की सुनवाई में रहे। तो इन 5 में से किसी का नाम दे सकते हैं, या फिर ऐसे दे सकते हैं कि कौन जज इनमें से नहीं रहे सुनवाई के दौरान या नहीं थे। इसी में से एक और बात निकल कर आती है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने अपना फैसला 30 सितंबर 2010 को सुनाया था। इससे पहले की बात है ये। तीनों पक्षों को लगभग एक भाग भूमि को दिया गया था। भूमि, जो विवादित भूमि तो 2.77 एकड़ की, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें कहा गया था कि एक भाग एक पक्ष का, दूसरा भाग दूसरे पक्ष का, तीनों पक्ष को एक एक भाग दिया गया था। फलस्वरूप 14 अपील सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी इसके विरोध में। 1885 में पहली बार अदालत में मामला आ गया था। ये आपको याद रखने की बात है कि 1885 में यह मामला पहली बार सुप्रीम कोर्ट में गया था, और निर्मोही अखाड़े ने ये रिट डाली थी। उनके महंत श्री रघुवीर दास जी के द्वारा ये रिट डाली गई थी सन 1985 में।
चलिए अगले बिंदु पर चलते हैं। ये है अगला बिंदु हमारा करतारपुर कॉरिडोर। इसमें जो स्मरणीय तथ्य है, 12 नवंबर सन 2019 से दर्शनों हेतु खोल दिया गया था। गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के अवसर पर इसको खोला गया था, करतारपुर कॉरिडोर, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है गुरुद्वारा, वहाँ पर जाने के लिए। उस पर भी काफ़ी विवाद उठा था, एक महत्वपूर्ण बिंदु है और मैंने कोशिश की है कि सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें लिया जाए ताकि करंट अफेयर्स आपका तैयार हो सके। गुरदासपुर पंजाब के डेरा बाबा नानक को पाकिस्तान के सीमावर्ती नारोवाल ज़िले में दरबार साहिब, करतारपुर साहिब जिसे हम कह रहे हैं, से जोड़ने वाले करतारपुर कॉरिडोर की लंबाई 4.7 किलोमीटर है। भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर को तथा पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने 9 नवंबर को इसका उद्घाटन किया था, जिससे भारत के लोग पाकिस्तान में जाकर करतारपुर जो नानक साहब का गुरुद्वारा है वहाँ पर उनके दर्शन कर सके। इसी के संबंध में एक महत्वपूर्ण बिंदु और है जानकारी कि जो नानक साहब थे, गुरु नानक जी, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 15 से 16 साल तक करतारपुर में रावी नदी के तट पर गुरुद्वारे की स्थापना करके बिताए थे और नानक साहब की मृत्यु 1539 में हुई थी, तब जब तक वो वहीं पर उन्होंने अपना अंतिम सांस ली थी। और इस गुरुद्वारे में ही जानकारी के लिए बता दें कि इसी गुरुद्वारे में सर्वप्रथम लंगर की शुरुआत हुई थी। अब से पहले इसमें जो हमारे भारत के श्रद्धालु थे, भारतीय सीमा में डेरा बाबा नानक स्थित गुरुद्वारा यानी कि शहीद बाबा सिंह सैन रंधावा से दूरबीन से ही 2 किलोमीटर दूर स्थित गुरुद्वारे के दर्शन करते थे, क्योंकि वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए दूरबीन द्वारा ही वहाँ के दर्शन किए जाते थे। और 24 अक्टूबर सन 2019 को दोनों देशों के बीच हुए समझौते के चलते इस कॉरिडोर की स्थापना की गई थी। ये भी याद रखने की चीज़ है कि 24 अक्टूबर सन 2019 को भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता था कि दोनों देश आपस में समझौता करके यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए इस गुरुद्वारे को खोल दिया जाए। अधिकतम 5000 भारतीय श्रद्धालु प्रतिदिन करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए वीज़ा जारी कर सकेंगे, यानी कि एक दिन में 5000 लोगों के जाने की सुविधा थी वहाँ पर। अगला बिंदु है दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को विलय करके नए केंद्र शासित क्षेत्र की स्थापना का सरकार का इरादा है। इसमें दादर एवं नगर हवेली तथा दमन दीव एवं दीव का विलय कर एक नया केंद्र शासित क्षेत्र बनाने को लेकर दादर नगर हवेली और दमन दीव संघ राज्य को दोनों क्षेत्रों को मिलाया जाएगा। विधेयक ये लाया गया सन 2019 में ही। लोकसभा में इसका विधेयक 27 नवंबर सन 2019 को पारित हो गया था। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दादर नगर हवेली और दमन दीव। चलिए, इस विधेयक के अधिनियमित हो जाने पर दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव नाम से नया केंद्र शासित क्षेत्र बन जाएगा। गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित इन दोनों क्षेत्रों की दूरी मात्र 35 किलोमीटर है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस
कि सरकार की नीति के तहत प्रशासनिक सुधार के लिए इसका विलय किया गया। सरकार का कहना था कि प्रशासनिक कार्य में थोड़ी आसानी होगी, इसलिए इन दोनों का विलय कर दिया गया है। अगला बिंदु है, विलय के पश्चात इस क्षेत्र में 3 जिले व लोकसभा में 2 सीटें होंगी। 3 जिले होंगे व लोकसभा में 2 सीटें होंगी। यहाँ से विधिक मामले जो सुनवाई होगी उनकी मुंबई हाई कोर्ट में होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दादर नगर हवेली को 2 अगस्त दादर नगर हवेली को 2 अगस्त 1954 को पुर्तगाली शासन से मुक्ति दिलाई थी भारत ने, और 11वें संविधान संशोधन 1961 से केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया था। दमन और दीव 1961 में ही पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था और 1987 में दमन एवं दीव को केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया था। IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अर्थात भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक 2019 को गोवा की राजधानी पणजी में संपन्न हुआ था और फोकस कंट्री इसमें थी रूस। फोकस कंट्री थी इसमें रूस। अब पुरस्कार की बात करते हैं, इसमें क्या कुछ हुआ था। सर्वश्रेष्ठ पार्टिकल्स जिसके निर्देशक थे ब्लेज हैरिसन, और ये तो थी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पार्टिकल्स को दिया गया था। और डायरेक्टर यानी कि निर्देशक लीजो जोस पेलिसेरी यानी मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू के लिए, एक मलयालम फिल्म है जल्लीकट्टू, उनके डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया। और बेस्ट जो एक्टर है यानी कि अभिनेता सीजोर्ग, जो कि मेरी घल्ला के लिए ब्राजीली फिल्म है उसके लिए दिया गया था बेस्ट एक्टर सीजोर्ग। अभिनेत्री बेस्ट एक्ट्रेस उषा जाधव, एक मराठी फिल्म माई घाट क्राइम नंबर 103/2005 के लिए नए अभिनेत्री के लिए, यानी कि भारत के इसमें कोई भी अभिनेता शामिल नहीं है, अभिनेत्री शामिल है उषा जाधव। इसी में ही आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली अवार्ड रजनीकांत जी को दिया गया था। रजनीकांत जी अपने आप में एक बहुत ही मशहूर एक्टर है, उन्हें आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मेघालय में सक्रिय आतंकवादी संगठन HNLC पर प्रतिबंध। जो ये संगठन है HNLC संगठन को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त मानते हुए UAPA 1967 के तहत नवंबर 2019 में प्रतिबंधित कर दिया गया। आपको सिर्फ इसमें याद रखना कि मेघालय का एक संगठन है HNLC, उस पर एक कानून है अपना UAPA 1967 के तहत। इस कानून के तहत उसे नवंबर 2019 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसमें ज़्यादा आपको याद रखना नहीं है मेघालय का कौन सा संगठन प्रतिबंधित किया गया और कब, ये याद रखना। मेघालय का एक HNLC संगठन